हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने मिलिकन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट और चार्ज टू मास रेशियो जो था हमारा जे थॉमसन का, उन दो एक्सपेरिमेंट को हमने सिंपली स्टडी करा था। और उससे पहले सबसे पहले लेक्चर में हमने कैथोड रे ट्यूब वाला जो एक्सपेरिमेंट था उसको हमने स्टडी करा था, जिससे हमें पता लगा था कि इलेक्ट्रॉन का कैसे आइडेंटिफाई करा था। और वहाँ पे गैस कोई सी भी ले लो आप, उसमें जो फ्लो एक्चुअल में करता है, जो मूवमेंट होता है कैथोड टू एनोड, वो किसका होता है? कि इलेक्ट्रॉन का होता है। ठीक है, उससे आज अगर हम आगे कंटिन्यू में बात करने वाले हैं, तो हमने इलेक्ट्रॉन की बात कर ली। अब हम बात करने वाले हैं डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन के लिए। ठीक है, तीन फंडामेंटल पार्टिकल्स होते हैं हमारे एक एटम के अंदर, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन की बात हम कर चुके हैं, ये अब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की हम बात कर रहे हैं। अब इसमें क्या चीज़ थी कि अगर एक चीज़ मैं बात करूँ तो ये ऐसा स्ट्रक्चर देखोगे बिल्कुल सेम। कैथोड रे एक्सपेरिमेंट में हमने यही सेम चीज़ देखी थी, सेम एक्सपेरिमेंट। ठीक है, सेम एक्सपेरिमेंट किसके अंदर है? एनोड रे एक्सपेरिमेंट के अंदर। ठीक है, अब इसमें क्या क्या चीज़ है? अब उसमें हुआ क्या, सिंपल सी बात है। गोल्ड स्टेन करके एक साइंटिस्ट हुआ करते थे, तो गोल्ड स्टेन ने क्या करा, जो कैथोड रे एक्सपेरिमेंट था, उस कैथोड रे एक्सपेरिमेंट को ही उन्होंने स्टडी करा फर्दर। ठीक है, कुछ नया नहीं करा उन्होंने, कुछ नया सेटअप नहीं करा, कुछ नई चीज़ नहीं करी। उन्होंने जो एक्सपेरिमेंट हुआ था उसको फर्दर स्टडी करा, जो भी ऑब्जर्व हुआ था उसको दूसरे तरीके से देखने की कोशिश करी। कैसे? तो उसको हम समझते हैं। तो इसलिए एक्सपेरिमेंटल सेटअप आप देखोगे तो बिल्कुल सेम है। ये ग्लास की डिस्चार्ज ट्यूब है, यहाँ ये वैक्यूम पंप से कनेक्टेड थी। ठीक है, बैटरी से कनेक्टेड है, एक एनोड होगा, एक कैथोड होगा। बस इसमें थोड़ा सा हमने चेंजेस हमने अपने अकॉर्डिंग कर दिए कन्वीनियंट के लिए, बाकी सब चीज़ें सेम है। देखो क्या करा है यहाँ पे पहले नेगेटिव था, इसको मैंने पॉजिटिव कर दिया, मैंने चेंज कराई। ठीक है, थोड़ा स्टडी आसानी से होता है कि तो पहले ये नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्टेड था तो कैथोड था, अब मैंने इसको पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर दिया तो ये क्या बन गया? एनोड बन गया। ठीक है, देन इसको अब नेगेटिव से कनेक्ट कर दिया, पहले किससे कनेक्टेड था? पॉजिटिव, तो ये अब कैसा हो गया? कैथोड हो गया। जबकि पिछली बार कैथोड एक्सपेरिमेंट में कैथोड इधर हुआ करता था, एनोड इधर हुआ करता था, उसको मैंने चेंज कर दिया है। क्यों करा वो भी अभी समझ में आ जाएगा। ये वैक्यूम पंप से कनेक्टेड है। ठीक है, प्रेशर हमें लो करना है अप टू 10⁻⁻⁴ ATM तक। ठीक है, हाई वोल्टेज हमें करंट देना है, ये बैटरी 10⁻⁴ वोल्टेज तक हमें यहाँ पे करंट प्रोवाइड करना है। फिर यहाँ पे लिखा हुआ था परफोरेटेड एनोड, उसको हमने चेंज कर दिया और क्या कर दिया? उसको परफोरेटेड कैथोड कर दिया अब की बार। अब पिछली बार परफोरेटेड का मतलब ऐसी इलेक्ट्रोड जिसके अंदर क्या होल्स हो, तो अब की बार हमने क्या करा? चेंज कर दिया। पहले एनोड थी जिसके अंदर होल्स थे, अब की बार हमने उल्टा कर दिया, कैथोड ऐसे ली जिसके अंदर होल्स हुए। आ रही बात समझ में? चलिए, क्यों करा वो रीजन भी समझ में आ जाएगा। और पीछे इस तरीके से जैसे वहां पे हमने जिंक सल्फाइड की फ्लोरोसेंट स्क्रीन लगाई थी, ऐसे यहां पर हमने एक स्क्रीन लगाई है जिससे हम कुछ ऑब्जर्वेशन कर सके उससे अलग। ठीक है, अब देखिए इस एक्सपेरिमेंट में हुआ क्या उसको समझे नहीं। जो लास्ट एक्सपेरिमेंट में जो हमने करा था सेम चीजें वही है, कोई चेंजेस नहीं है। देखो मैंने क्या बोला था कि एक्चुअल में इसमें गैस को फिल किया जाता है, गैस को फिल करके उसको लो प्रेशर और हाई वोल्टेज पे रखा जाता है। लो प्रेशर से मॉलिक्यूल अलग अलग हो जाते हैं। ठीक है, एक दूसरे के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं रहता है। हाई वोल्टेज देने से वो मॉलिक्यूल पहले क्या एटम में ब्रेक होता है और वो एटम को एनर्जी मिलती है और वो आयोनाइज हो जाता है। तो ये चीज हमने लास्ट एक्सपेरिमेंट में कैथोड एक्सपेरिमेंट में पढ़ी थी, सेम चीज है। ठीक है, H2 को मैंने एनर्जी दी तो वो किस में कन्वर्ट हो गया? एटम के अंदर। ठीक है, फिर उसके बाद जो ये एटम है, एटम को हमने एनर्जी दी तो ये क्या होगा? H+ और किस में कन्वर्ट हो जाएगा? इलेक्ट्रॉन में। इसको जब एनर्जी मिलेगी तो ये आयोनाइज होगा, आयोनाइज होगा तो वैलेंस शेल में से इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा इसका, और ये कैसे बन जाएगा? प्रोटॉन प्लस इलेक्ट्रॉन। ये सेम चीज हमने पढ़ी थी लास्ट लेक्चर में, वही सेम चीज है। बस गोल्ड स्टेन ने अब जो ऑब्जर्व करा वो थोड़ा सा दूसरा, देखने का नजरिया इसका बदल गया था। कैसे? हमने बोला था अभी के लिए मान लेता हूं सेम एक्सपेरिमेंट है, तो अभी इस बार मैंने कैथोड इधर बना दी, तो कैथोड से एनोड की तरफ मूवमेंट होता है, किसका मूवमेंट होता है? इलेक्ट्रॉन का। ठीक है, कैथोड से एनोड की तरफ मूवमेंट होता है इलेक्ट्रॉन का। लेकिन किसी ने ये नहीं सोचा कि उसमें जो भी गैस ली है उसमें जो एटम था, जिस एटम से वो इलेक्ट्रॉन निकला, तो उसके करस्पॉन्डिंग कोई एक कैटायन भी तो बना होगा उस एटम का। आ रही बात समझ? बस इतनी छोटी सी बात थी जो किसी ने ऑब्जर्व नहीं करी, वो गोल्ड स्टेन ने ऑब्जर्व कर ली। उसने बोला कोई सी भी गैस ले लो, सही बात है, कोई फर्क नहीं पड़ता, कैथोड टू एनोड तो क्या इलेक्ट्रॉन ही फ्लो करेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का नेगेटिव चार्ज है, तो ये एनोड पॉजिटिव की तरफ जाएगा। ठीक है, वो हमने ऑब्जर्व कर लिया। लेकिन ये गोल्ड स्टेन ने ऑब्जर्व करा कि इससे जिस एटम से वो इलेक्ट्रॉन निकला, तो वो भी तो उससे भी एक हमें क्या मिलेगा? कैटायन मिलेगा। उस कैटायन का क्या हो रहा है? तो उसने ऑब्जर्व करा कैटायन को। अब उसने बोला फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर है मेरे पास H+,
ठीक है, दोनों होंगे, लेकिन अभी के लिए मैं एक स्टडी करना चाह रहा हूं, तो मैंने बोला H+ इसका ये कैसा है, कैटायन मिल गया हाइड्रोजन का, ठीक है, प्रोटॉन। अब ये H+ है, तो मुझे पता है एनोड पे तो खुद पॉजिटिव चार्ज है और कैथोड पे कैसा चार्ज है, नेगेटिव। तो ये H+ कहां मूव करेगा, तो H+ तो अपोजिट चार्ज की तरफ अट्रैक्ट होगा ना, सेम चार्ज से तो रिपेल करेगा। तो ये H+ क्या हुआ, अब कैथोड की तरफ मूव करेगा, और यहां पर इलेक्ट्रॉन भी होगा, बिल्कुल होगा, और इलेक्ट्रॉन कहां मूव कर रहा था, एनोड की तरफ। तो हमने सिर्फ जो ऑब्जर्व करा था लास्ट एक्सपेरिमेंट में, वो सिर्फ इलेक्ट्रॉन को ऑब्जर्व करा था। गोल्डस्टेन ने क्या ऑब्जर्व करा, उसने ऑब्जर्व करा, उसका दूसरा नजरिया देखा कि भाई जो कैटायन बना वो भी तो कुछ कर रहा होगा, तो उसने ऑब्जर्व करा कि जिस एटम से, न्यूट्रल एटम से इलेक्ट्रॉन निकला, उससे वो जो कैटायन बना वो भी तो, जब उस पर चार्ज आ गया, कुछ चार्ज ऑक्यूपाई हो गया, तो वो या तो अट्रैक्ट करेगा या रिपेल करेगा। तो इस पे चार्ज क्या है, पॉजिटिव, तो ये पॉजिटिवली चार्ज वाला किसकी तरफ अट्रैक्ट होगा, कैथोड की तरफ। सेम चीज, तो हमने बोला कि ऐसा लग रहा है कि मुझे कैथोड की तरफ कुछ आ रहा है, तो हमने बोला एनोड से कैथोड की तरफ कुछ मूव कर रहा है, तो हमने इसको नाम क्या दे दिया, एनोड रेस। जैसे वहां हमने इसको नाम क्या दिया था, कैथोड रेस। कैथोड से एनोड की तरफ कुछ मूव करता हुआ दिख रहा था हमें, जो कि इलेक्ट्रॉन था, तो हमने उसको नाम जैसे कैथोड रेस दिया था। सेम बिल्कुल इसका अपोजिट है कि एनोड से कैथोड की तरफ आपको मूव करता हुआ नजर आएगा कौन, जो पॉजिटिव आयन होगा, कैटायन होगा, तो हमने उसको नाम दे दिया एनोड रेस। इसको कैनाल रेस भी बोलते हैं, यानी कैनाल रेस क्यों बोलते हैं, क्योंकि कैनाल का मतलब होता है हम ऐसे बोल सकते हैं होल से पास होता हुआ। तो अब की बार हमने क्या करा, पहले तो क्या करा था, एनोड को हमने होल्स वाला एनोड लिए थे, जिसको हमने परफोरेटेड एनोड लिया था। अब की बार हमने होल वाला कैथोड ले लिया, जिसको हमने परफोरेटेड कैथोड बोला। तो जो भी कैटायन इस तरफ मूव करेगा वो एनोड की तरफ, कैथोड की तरफ अट्रैक्ट तो होगा, क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज है, कैथोड पे नेगेटिव चार्ज है। जब ये अट्रैक्ट होगा तो इस होल के थ्रू क्या करेगा, ये पास करेगा। ये होल के थ्रू जब पास करेगा तो पीछे स्क्रीन पे है ना, ये रेड कलर का एक हम बोल सकते हैं कलर या एमिशन देता है या फ्लोरोसेंट देता है, ठीक है। जब कैटायन आगे इधर पीछे स्क्रीन पे टकराया तो रेड कलर का हमें स्ट्राइकिंग नजर आती है, उससे हमें पता लग रहा है कोई तो मटेरियल, कोई तो पार्टिकल आके इस तरफ मूव कर रहा है। और उसी को हमने, क्योंकि एनोड से कैथोड की तरफ मूव कर रहा है, तो हमने उसको एनोड रेस बोला, और कई बार इसको कैनाल रेस भी बोलते हैं, कई बुक्स में कई अलग अलग तरीके से कैनाल रेस इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये इस होल में से पास होके, लाइक कैनाल्स होती है ना, ऐसे पतली पतली स्ट्रीम्स होती है, वैसे कैनाल की तरह इसमें होल्स में से पास होके और पीछे स्ट्राइक करती है, रेड कलर का सेंटिलेशन देती है, ठीक है। तो बस ये इतना सा ही चेंज है, बाकी सब चीजें सब सेम थी, एक्सपेरिमेंटल सेटअप बिल्कुल सेम था, ऑब्जर्व करने का बस गोल्डस्टेन का नजरिया बदल गया था। नॉर्मल इस तरफ जिसने ऑब्जर्व करा उसने कैथोड रे बोल दिया, और उल्टा जिसने ऑब्जर्व करा उसने उसको एनोड रेस बोल दिया, ठीक है। तो वही चीज यहां बताई गई है कि एनोड से कैथोड की तरफ एक पार्टिकल मूव करता हुआ नजर आया, पार्टिकल जो मूव करता हुआ आया वो इस होल से पास होता हुआ पीछे की तरफ टकराएगा, और पीछे की तरफ जब टकराएगा तो ये रेड कलर के इस तरीके से इसको स्पॉट्स नजर आएंगे, यानी, ठीक है। ये हमारा एक्सपेरिमेंट था जिसको हमने बोला एनोड रे एक्सपेरिमेंट। इससे प्रोटॉन का हमें क्या मिला, इजाद मिला। प्रोटॉन का कैसे मिला, क्योंकि यहाँ पे जो H+ है, अब इसमें क्या रहेगा, एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन ही तो था, तो इलेक्ट्रॉन तो मैंने निकाल दिया, अब क्या मिला, सिर्फ प्रोटॉन ही तो मूव कर रहा है H+ के अंदर, तो वो प्रोटॉन इस तरीके से आपको मिला है, ठीक है। अब थोड़े थोड़े से इसमें और पुराना एक्सपेरिमेंट में डिफरेंस है, वो क्या, वो पैरेलल हम देखते चलते। तो पहले आप चाहो एक बार वीडियो पॉज करके इसको कॉपी कर ले, फिर हम आगे बढ़ते इसमें। ठीक है, इसको यहाँ लिखा नहीं है, इसको लिख लेना आप। ठीक है, एनोड रे एक्सपेरिमेंट है ये, या फिर इसको कैनाल रेस भी हम बोलते हैं, ठीक है। चलिए, तो डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन जो हमने पढ़ा था वो एक्सपेरिमेंटल सेटअप देख लिया हमने, किस तरीके से एक्सपेरिमेंट हुआ वो भी हमने देख लिया। अब इससे रिगार्डिंग जो पॉइंट काफी तो मैंने बता दी, और देख लेते। तो यहाँ लिखा है इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज carried out in the modified cathode ray tube led to the discovery of particle carrying positive charge known as canal rays और anode rays। ठीक है भाई, जो हमारे पास कैथोड रे ट्यूब थी, जो कैथोड रे ट्यूब थी, उसमें हम थोड़ा सा बस क्या करा, उसने गोल्डस्टेन ने मॉडिफिकेशन कर दिया। मॉडिफिकेशन क्या करा, पहले हमने क्या करा था, एनोड परफोरेटेड ली थी, इस केस में हमने कैथोड परफोरेटेड ले ली, और कैथोड की तरफ हमने सिर्फ ऑब्जर्वेशन कराया, नहीं सिर्फ इतना सा थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करा, बाकी सारा एक्सपेरिमेंटल सेटअप्स ठीक है। ठीक है,
तो यहां से हमें पता लगा कि एक पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल कैथोड की तरफ मूव कर रहा है, और अगर मैंने हाइड्रोजन गैस ली तो वो उस केस में वो एक्चुअल में कौन है, हाइड्रोजन से H+ मिला, और H+ का मतलब क्या, इलेक्ट्रॉन तो निकल चुका है, तो सिर्फ उसमें क्या बचा है, प्रोटॉन। क्योंकि हाइड्रोजन में तो 1H1 में हाइड्रोजन में न्यूट्रॉन तो होता नहीं है, तो सिर्फ क्या बचा, प्रोटॉन। तो H+ के एज उसको प्रोटॉन भी इसलिए बोला जाता है। ठीक है, देन नेक्स्ट पॉइंट इसने लिखा है, द नेचर ऑफ पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द गैस प्रेजेंट इन द डिस्चार्ज। अब इसका क्या मतलब है, इसका मतलब यह है कि हमने गैस कौन सी फिल करी। कैथोड रे एक्सपेरिमेंट में मैंने बोला था कि गैस कोई सी भी फिल कर दो कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि जब वो आयोनाइज होगी तो अल्टीमेटली उसमें से इलेक्ट्रॉन एमिट होगा, और इलेक्ट्रॉन का ही मूवमेंट है, उसी को हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, वही हमें, उसी को हम क्या बोल रहे हैं, कैथोड रेज बोल रहे हैं। बट यहाँ पर फर्क है, यानी कैसे फर्क है, अगर मैंने बोला हाइड्रोजन गैस ली तो उसका करस्पॉन्डिंग हाइड्रोजन का कैटाइन मिलेगा, अगर मैंने क्लोरीन गैस ली तो करस्पॉन्डिंग क्लोरीन का क्या मिलेगा आपको, कैटाइन मिलेगा, अगर मैंने हीलियम गैस ली तो हीलियम का कैटाइन मिलेगा। तो डिफरेंस आ जाएगा। क्यों डिफरेंस आ जाएगा? फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने यहां पर बोला, ठीक है, हाइड्रोजन से आपको क्या मिलेगा, H+ मिलेगा। अगर मैं हीलियम लेता हूं तो हीलियम से मुझे क्या मिलेगा, हीलियम, ठीक है, स्टेबल होने के लिए क्या करेगा, +2 इलेक्ट्रॉन निकाल देगा, 2 निकाल देगा, या एक भी निकाल दे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। चलो एक ही मान ले तो मोनोवैलेंट ही है, ठीक है। चलो अपन ने मान लिया इसको कि ये कैसा है, मोनोवैलेंट ही है, सॉरी, ठीक है, तो ये कैसा है, मोनोवैलेंट ही मान लेते, कोई दिक्कत नहीं। अगर मैं कह रहा हूँ यहाँ पे इसी तरीके से क्लोरीन होता तो क्लोरीन प्लस मिलता और 1 इलेक्ट्रॉन मिलता, या और कोई सी भी गैस ले लो। तो अब मुझे क्या देखना है, यहाँ पे ये भी प्रोटोन है, ये भी ये भी पॉजिटिव चार्ज कैटायन है, ये भी कैटायन है और ये भी कैटायन है। क्या सारे कैटायन सेम है क्या? नहीं, कैटायन अलग अलग हो गए, क्योंकि गैस में से इलेक्ट्रॉन तो सब सेम निकल रहे हैं, लेकिन अब जब ये हाइड्रोजन से कैटायन बना तो इसके पास एक ही प्रोटॉन है, लेकिन हीलियम से जब सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन निकला तो इसका तो मास क्या होता है, 2He4 होता है, तो 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन है, तो इसका मास और इसका मास तो अलग अलग है। ऐसे क्लोरीन का मास देखोगे तो उसमें 17 इलेक्ट्रॉन थे, 17 इलेक्ट्रॉन थे, ठीक है, और 17 ही प्रोटॉन थे, तो अब इसका मास और कुछ बढ़ जाएगा नहीं। मतलब एनोड रे एक्सपेरिमेंट में हम गैस कौन सी यूज कर रहे हैं उस पर डिपेंड करेगा कि वो जो कैटायन का मूवमेंट है, जो ऑब्जर्वेशन है, उसमें भी हमें डिफरेंस नजर आएगा। क्यों? क्योंकि अलग अलग गैस में अलग अलग कैटायन आपको मूव करता हुआ नजर आएगा, ठीक है। और क्या क्या इसके इम्पैक्ट पड़ा, ठीक है, वो हम बात करते। तो पहला पॉइंट तो इसने बोल ही दिया, द नेचर ऑफ पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ द गैस प्रेजेंट इन डिस्चार्ज ट्यूब। नेक्स्ट पॉइंट बोला, E/m वैल्यू ऑफ द पॉजिटिव रेज और एनोड रेज इज नॉट सिमिलर टू दैट ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हमने बोला था कि गैस कोई सी भी ले लो, E/m का रेशियो जो कैथोड रे के अंदर होता है वो हमेशा आपको सेम मिलेगा। क्यों? क्योंकि उसमें E जो होता है, चार्ज अपॉन मास का रेशियो है, वो एक्चुअल में किसका रेशियो आ रहा है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज अपॉन मास का रेशियो आ रहा है, क्योंकि सभी में से इलेक्ट्रॉन निकल रहा है और इलेक्ट्रॉन ही फ्लो कर रहा है। बट इस केस में एनोड रे एक्सपेरिमेंट में अब कौन फ्लो कर रहा है, किसको ऑब्जर्व कर रहे हैं हम, कैटायन को। जबकि कैटायन का मास, जैसे जैसे आप गैस चेंज करते जाओगे उस गैस का मास भी क्या होता जाएगा, कैटायन का मास भी क्या होता जाएगा, चेंज हो जाएगा। और हमें यह भी पता है कि एक्चुअल में जो मास ऑफ एटम होता है वो किसका होता है, उस न्यूक्लियस का मास होता है, और न्यूक्लियस के अंदर जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है उसका मास होता है। बाहर जो इलेक्ट्रॉन होता है उसका मास तो हम नेग्लिजिबल मान के चलते, उसको तो हम काउंट भी नहीं करते, एक्चुअल में हम जो मास लिखते थ्योरेटिकली जो एक्सेप्ट करते हैं। तो अब जैसे जैसे एटम चेंज होगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर वो चेंज होंगे, और नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर न्यूट्रॉन चेंज होंगे तो उसका मास भी चेंज होगा। और जैसे जैसे मास चेंज होगा, तो चलो मान लिया मैंने कि सारे मोनोवैलेंट कैटायन बना रहे हैं, जैसे H+ बना रहा है, He+ बना रहा है, Cl+ बना रहा है, ऑक्सीजन O+ बना रहा है, नाइट्रोजन N+ बना रहा है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन चार्ज तो सबके लिए सेम हुआ E तो, लेकिन मास तो उस कैटायन का सभी गैस के लिए अलग अलग होगा। तो E/m रेशियो हर एक गैस के लिए क्या आएगा, अलग आएगा। बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कैथोड और एनोड में बहुत मेजर डिफरेंस है कि E/m रेशियो जो है कैथोड एक्सपेरिमेंट में हर एक गैस के लिए सेम आता है, ठीक है। E/m रेशियो इज सेम इररेस्पेक्टिव ऑफ टाइप ऑफ गैस, but in anode ray experiment the ratio of E/m is always changes, is only and only depend upon type of gas we are used, ठीक है। तो E/m का रेशियो चेंज होगा। क्यों? क्योंकि E तो अभी भी मैं मान लेता हूं चार्ज सब पे +1 है, तो चार्ज तो सब पे सेम है, लेकिन m मास गैस की वजह से उस जो कैटायन होगा उसका मास क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो E/m रेशियो यहाँ पर डिफरेंट आएगा हर एक गैस के लिए,
ठीक है, चलिए फिर देखें नेक्स्ट पॉइंट, इट्स वैल्यू डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द गैस दैट इज गैसियस आयन प्रोड्यूस। ठीक है, तो वही बात हमने करी है कि जैसे जैसे गैस चेंज होगी, गैस से जो कैटायन बनेगा उस पर डिपेंड करेगा, क्योंकि m जो मास है वो किसका, उस कैटायन का मास होगा। चलिए तो इसको कॉपी करें, फिर आगे कुछ पॉइंट्स और हैं उनको हम देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है सम ऑफ द पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल कैरी अ मल्टीपल ऑफ द फंडामेंटल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल चार्ज। इसका मतलब क्या है, जैसे मैंने बोला अगर मान लिया सब पे मोनोवैलेंट है कोई दिक्कत नहीं, अगर डाईवैलेंट भी आ जा रहा है तो क्या दिक्कत है, होगा तो एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा या दो इलेक्ट्रॉन निकलेगा। कहने का मतलब है जैसे मैं कह रहा हूं यहाँ पे हीलियम है, तो हीलियम को मैंने बोला डाईवैलेंट कैटायन बना लिया, मतलब हीलियम +2 बना दिया, दैट मीन्स यहाँ से दो इलेक्ट्रॉन निकले, कोई दिक्कत नहीं। जैसे हमने एनोड रे एक्सपेरिमेंट में या पीछे मिलिकन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट था, उसने यही तो बताया था कि जो चार्ज होता है वो चार्ज एक मल्टीपल वैल्यू में होता है और एक मिनिमम वैल्यू होती है उसके मल्टीपल में होता है। नहीं, मल्टीपल मतलब इलेक्ट्रॉन का एक चार्ज वो मिनिमम है, अब एक इलेक्ट्रॉन चार्ज है तो एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज 2 है तो 2 के मल्टीपल में, 3 आए तो 3 उसके मल्टीपल में चलेंगे। मतलब ऐसा नहीं कि उससे उसके कुछ भी उसका 1/3 मिल जाएगा, 1/5 मिल जाएगा, नहीं, या तो 1 होगा या उसका 2 टाइम्स हो गया, 3 टाइम्स हो गया, 4 टाइम्स होगा, इंटीग्रल मल्टीपल होगा। उसी तरीके से अब यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज का मतलब क्या, पॉजिटिव एक्चुअली कोई चार्ज थोड़ी होता है। ठीक है, पॉजिटिव कोई चार्ज होता ही नहीं एक्चुअल में। पॉजिटिव तो चार्ज क्या होता है, इलेक्ट्रॉन की कमी को ही हम क्या बोल देते हैं, पॉजिटिव बोल देते हैं। कोई पॉजिटिव एक्चुअल कोई चार्ज एग्जिस्ट थोड़ी करता, नहीं, चार्ज तो हमेशा नेगेटिव एग्जिस्ट करता है नेचर के अंदर। नेगेटिव चार्ज जहां से निकल जाता है उसको हम, उस वैकेंट पोजीशन को, उस होल को हम पॉजिटिव बोल देते हैं। तो यहां पर भी तो सेम यही काम हो रहा है कि एक इलेक्ट्रॉन जाता तो 1 प्लस चार्ज में बोल देता था, और 2 इलेक्ट्रॉन गए तो मैं 2 प्लस चार्ज बोल देता था। ठीक है, तो इस पे भी जो पॉजिटिव चार्ज भी आ रहा है, पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, वो भी तो एक इलेक्ट्रॉन पे जितना चार्ज है, इसलिए तो हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का चार्ज क्या है, सेम ही है। ठीक है, प्रोटॉन अलग है और वैसे पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे जो दिखाते हैं वो चीज खैर अलग है, लेकिन ये क्या बता रहा है, एक इलेक्ट्रॉन जितना था उससे उतने कमी की उतना हमारे इलेक्ट्रॉन की क्या हुई, कम हुई। तो अगर एक इलेक्ट्रॉन निकला तो उतना पॉजिटिव चार्ज, 2 इलेक्ट्रॉन निकला तो उसके 2 पॉजिटिव चार्ज, 3 निकला तो 3, 4 निकला 4, मतलब फिर से इलेक्ट्रॉन के इंटीग्रल मल्टीपल में ही हमें चार्ज भी क्या मिलेगा, पॉजिटिव मिलेगा। आ रही बात समझ में। तो हाइड्रोजन प्लस हो, हीलियम +2 हो, या ऐसा एल्यूमिनियम +3 हो, क्या दिक्कत है। ठीक है, खैर एल्यूमिनियम +3 गैस तो नहीं बनाएगा, लेकिन एक बात बताने के लिए बता रहा हूँ कि अगर पॉजिटिव चार्ज आ भी रहा है तो इंटीग्रल मल्टीपल में आएगा जैसे इलेक्ट्रॉन के लिए आता है। ठीक है, तो वही मतलब है सम ऑफ द पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल कैरी अ मल्टीपल ऑफ द फंडामेंटल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल चार्ज। जो फंडामेंटल यूनिट हमारी एक तरीके से क्या, इलेक्ट्रिकल चार्ज के इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन है तो नेगेटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन की कमी है तो पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज होगा तो भी इलेक्ट्रॉन के मल्टीपल में होगा, और पॉजिटिव चार्ज होगा तो भी इलेक्ट्रॉन के पॉजिटिव इंटीग्रल मल्टीपल में ही होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट लिखा है द बिहेवियर ऑफ पॉजिटिव रेज इज अपोजिट टू दैट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक। बिल्कुल सही है, ये बोल रहा है कि इसका बिहेवियर, जैसे हमने बोला था कि इलेक्ट्रॉन जब फ्लो कर रहा था कैथोड रे में तो उसका बिहेवियर हमने कैसा ऑब्जर्व करा था, एक बार इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दी, एक बार मैग्नेटिक फील्ड लगा दी परपेंडिकुलर। तो हमने देखा जब इलेक्ट्रिक फील्ड लगाई है तो उसमें इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, जो नेगेटिव इलेक्ट्रोड है उससे तो क्या कर रहा है, रिपेल कर रहा है, और पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है उसकी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। तो वो जहां पे पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है उसकी तरफ क्या हो रहा है, डिफ्लेक्ट हो रहा है, और अवे फ्रॉम नेगेटिव इलेक्ट्रोड एंड टूवर्ड्स पॉजिटिव इलेक्ट्रोड वो क्या हो रहा है, डिफ्लेक्ट हो रहा है। ठीक है, जैसे अगर मैं बात करूं यहां पे, ठीक है, फॉर एग्जांपल जैसे यहां पर मैंने बोला कि ये मैंने बना दिया इसको नेगेटिव इलेक्ट्रोड और ये बना दी मैंने पॉजिटिव इलेक्ट्रोड, यहां पर मेरा क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है। तो इलेक्ट्रॉन का जो डायरेक्शन था, ठीक है, पहले स्ट्रेट लाइन में था, लेकिन जैसे ही मैंने यहाँ पर इसके रास्ते में क्या करा, इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दी, तो खुद नेगेटिव है, ये नेगेटिव हमारे को यहाँ पर इलेक्ट्रोड मिला, तो ये इससे तो दूर जाने लगा, इसकी तरफ अट्रैक्ट होने लगा, तो इसके जो डायरेक्शन है वो इस तरीके से डिफ्लेक्ट होने लगती। अच्छा, इसका उल्टा, अब यहाँ पर मैंने बोल दिया कि मेरे पास क्या है, अब तो H+ है, पॉजिटिव आयन है, तब क्या होगा, तो इसका अपोजिट हो जाएगा। अपोजिट कैसे हो जाएगा कि ये बोल रहा है कि बस अपोजिट कर दो। अपोजिट कैसे कि ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, तो इसकी तरफ थोड़ी आएगा, सेम चार्ज तो रिपेल करेंगे, अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट करेंगे, तो इसका जो मूवमेंट होगा वो इस तरीके से जाएगा। ठीक है, तो वही कह रहा है कि पॉजिटिव रेज मतलब कैटायन है, तो कैटायन अपोजिट बिहेवियर दिखाएगा जैसे इलेक्ट्रॉन दिखा रहा है। अपोजिट का मतलब इलेक्ट्रॉन अगर नेगेटिव की तरफ, नेगेटिव से रिपेल कर रहा है, तो ये हमारा जो कैटायन है वो नेगेटिव की तरफ क्या होगा, अट्रैक्ट होगा, या डिफ्लेक्ट टूवर्ड्स
नेगेटिव इलेक्ट्रोड एंड इलेक्ट्रॉन रिपेल अवे फ्रॉम नेगेटिव इलेक्ट्रोड, बिल्कुल अपोजिट दिखाएगा। सेम कहानी वो मैग्नेटिक फील्ड में हो जाएगी, ठीक है। जैसे हमने उसमें बोला था कि वो मैग्नेटिक फील्ड जो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल हम यूज करते हैं वो किस पे एप्लीकेबल होता है, पॉजिटिव चार्ज पे होता है। तो पॉजिटिव चार्ज के अकॉर्डिंग वो क्या फोर्स का लगना चाहिए था ऊपर, जबकि हमने बोला कि नेगेटिव है तो उसका अपोजिट कर देंगे, नीचे लगेगा। तो अब तो खुद ये पॉजिटिव है तो फोर्स का लगेगा इसमें ऊपर लगेगा, जबकि इस इलेक्ट्रॉन के किस में का लग रहा था, मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस में नीचे लग रहा था। तो फिर अगेन ये क्या हो गया, उसके अपोजिट हो गया। आ रही बात समझ में, ठीक है। तो इस पॉइंट का मतलब क्या था वो मैंने आपको समझाया। चलिए देन, तो द बिहेवियर ऑफ पॉजिटिव रेज इज अपोजिट टू दैट ऑफ इलेक्ट्रॉन इन इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। नेक्स्ट पॉइंट देगा, दैट इज इलेक्ट्रॉन बैंड टूवर्ड्स पॉजिटिव पोल वेयर एज पॉजिटिव रेज बैंड टूवर्ड्स नेगेटिव पोल, ठीक है, जो अभी मैं आपको बता चुका हूं, समझा चुका हूं। नेक्स्ट पॉइंट है, द स्मॉलेस्ट एंड लाइटेस्ट पॉजिटिव आयन ऑब्टेन फ्रॉम हाइड्रोजन गैस इज कॉल्ड अ प्रोटॉन, ठीक है। जैसे मैं बता ही चुका हूं कि सबसे स्मॉलेस्ट या लाइटेस्ट जो गैस है वो हमारे पास हाइड्रोजन ही है। हाइड्रोजन H2 मॉलिक्यूल है, वो जब ब्रेक होता है हाइड्रोजन एटम में होगा। हाइड्रोजन एटम में एक प्रोटॉन और एक ही इलेक्ट्रॉन है, कोई न्यूट्रॉन तो होता नहीं। अब जब वो आयोनाइज होगा तो उसमें से वो एक जो इलेक्ट्रॉन है वो भी क्या होता है, निकल जाता है, ठीक है। तो सिर्फ उसमें क्या बचता है, एक प्रोटॉन बचता है। इसलिए जो हाइड्रोजन का कैटायन होता है H+, जो हाइड्रोजन का कैटायन होता है H+, उसको इसलिए हम क्या बोल देते हैं, प्रोटॉन भी बोल देते हैं। और आपने देखा भी होगा, सुना भी होगा कि कई बुक्स में प्रोटॉन लिखा जाता है H+ को, क्यों, क्योंकि बचा ही उसमें से प्रोटॉन है, तो है ही क्या, प्रोटॉन ही तो है, ठीक है। तो सबसे स्मॉलेस्ट भी है और लाइटेस्ट भी है ये, ठीक है, पॉजिटिव आयन, उसको हम क्या बोलते हैं, प्रोटॉन या H+। चलिए तो इसको वीडियो पॉज करें और पॉइंट्स कॉपी कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर अगर हम बात करें E/m की, चार्ज अपॉन मास रेशियो एनोड रेस के लिए, तो हमने बोला इट इज फाउंड दैट द मास ऑफ प्रोटॉन, वो हमें पता है 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम में दे रखा है, ठीक है, केजी में होता है 27, एंड चार्ज इज 1.6022 इंटू 10⁻⁻19 कूलम या 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, इतना होता है, ठीक है। ये चीज ऑलरेडी हमें पता है। अब यहाँ पर अगर मैं बोलता हूँ E/m वैल्यू ऑफ प्रोटॉन, E/m वैल्यू ऑफ प्रोटॉन की अगर मैं बात करूँ तो चार्ज तो ये दे दिया ऊपर, डिवाइड बाय ये हो गया इसका मास, ठीक है। ध्यान रखना है ग्राम में, केजी में नहीं है, ठीक है, दोनों यूनिट में वैसे लिखा है मैंने। इसको जब कैलकुलेट करोगे तो ये आएगा 9.58 इंटू 10⁴ कूलम पर ग्राम है। और इसी को अगर आप केजी में कन्वर्ट कर दो तो ये क्या आ जाएगा, 10⁷ कूलम पर केजी। जनरली बुक्स में आपको ये केजी वाली वैल्यू देखने को मिलेगी, और तो इसकी वैल्यू को भी आप डायरेक्ट ध्यान रखिए। जैसे E/m रेशियो जो इलेक्ट्रॉन के लिए हमने देखा था, सेम उस वैल्यू को आपको याद रखनी है। वैसे ही जो E/m वैल्यू जो प्रोटॉन के लिए, उसकी भी वैल्यू आप कोशिश करें याद रखने की, ठीक, कैलकुलेट कर लोगे वो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन याद हो तो जल्दी जल्दी इफेक्टिवली और जल्दी आप आंसर दे पाएंगे। दूसरी बात, E/m का जो रेशियो है ना, ये हाइड्रोजन के लिए मैक्सिमम होगा। E/m का जो रेशियो है ये हाइड्रोजन गैस के लिए मैक्सिमम होगा। इसके अलावा कोई सी भी गैस ले लो, उसका रेशियो क्या होगा, इससे तो छोटा ही होगा। कैसे होगा, लॉजिकली बिल्कुल। E तो क्या है, चार्ज, मोनोवैलेंट कैटायन होगा कोई भी, ठीक है, सबके लिए बात कर रहे हैं, तो चार्ज तो फिक्स हो गया 1.6 इंटू 10⁻⁻19 पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव आ गया, इलेक्ट्रॉन केस में नेगेटिव। अपॉन मास, मास की अगर मैं बात करूं तो ये मास एक प्रोटॉन का मास है। अब कोई सी भी गैस ले लो, एक से ज्यादा तो प्रोटॉन होंगे और प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन भी होंगे, तो जो डिनोमिनेटर m है वो हाइड्रोजन के अलावा कोई सी भी गैस ले लो, इससे तो ज्यादा उसका क्या मिलेगा, मास ही मिलेगा। और जैसे जैसे इसका मास बढ़ता जाएगा गैस का, वैसे वैसे ये वैल्यू क्या होती जाएगी, डिनोमिनेटर बढ़ेगा तो ऑब्वियस ही बात है ऊपर ओवरऑल वैल्यू क्या होती जाएगी, छोटी होती जाएगी। तो ये मैक्सिमम वैल्यू है किसी भी कैटायन के लिए, किसी भी कैटायनिक गैस के लिए, जिसके लिए E/m की वैल्यू जो आ रही है वो कितनी है, 9.58 इंटू 10⁻7 कूलम पर केजी। इसके अलावा किसी भी गैस के लिए है तो चार्ज अपॉन उस गैस का जो मास है उसे डिवाइड कर दो, वो आपको रेशियो मिल जाएगा। लेकिन हाँ, मैक्सिमम वैल्यू हमें किसकी मिलती है, हाइड्रोजन या प्रोटॉन के लिए मिलती है, ठीक है। तो इसको कॉपी करें। चलिए अब बात करते हैं हम डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन की, ठीक है। तो प्रोटॉन की बात होगी, अब हो गया डिस्कवरी न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन में तो कुछ खास ऐसा करा नहीं था, ठीक है। एक हम बोल सकते हैं एक एक्सपेरिमेंटल एक रिएक्शन करवाई थी जेम्स चैडविक ने,
ठीक है। उसने क्या ऑब्जर्व करा कि एक पार्टिकल का बम्बार्डमेंट मतलब उसने उसका क्या कोलिजन कराया दो पार्टिकल है क्या। दीज पार्टिकल वर डिस्कवर्ड बाय बम्बार्डिंग अ थिन शीट ऑफ बेरिलियम बाय अल्फा पार्टिकल। तो उसने क्या करा, बेरिलियम की एक शीट ली, बेरिलियम जो हमारे पास एलिमेंट है, बेरिलियम मेटल है जो, उसकी क्या कर ली उसने एक शीट ली और उस शीट से अल्फा पार्टिकल को क्या करा, टकराया, उसका कॉलिजन करवाया, उसको हम बोलते हैं बम्बार्डमेंट। ठीक है, तो बम्बार्डमेंट ऑफ अल्फा पार्टिकल विद बेरिलियम शीट। ऐसा करने पे, ठीक है, ऐसा करने पे फिर क्या होता है वो रिएक्शन हमें देखनी है। और अल्फा पार्टिकल क्या है, तो अल्फा पार्टिकल इज डबली आयोनाइज्ड हीलियम आयन। अल्फा पार्टिकल किसको बोलते हैं, अल्फा पार्टिकल हम जब हीलियम में से दोनों इलेक्ट्रॉन निकाल दे, हीलियम में से दोनों इलेक्ट्रॉन जब निकाल दे तो वो जो डाइवेलेंट कैटायन बनेगा, उस डाइवेलेंट कैटायन को हम क्या बोलते हैं, अल्फा पार्टिकल बोलते हैं, He+2 को। ठीक है, अल्फा पार्टिकल किसको बोलते हैं हम, कई बुक्स में कई जगह जनरली है ना हीलियम को ही लिख दिया जाता है अल्फा पार्टिकल। ठीक है, तो वैसे वो सही नहीं है। ठीक है, हीलियम से मैं क्या करूँ, हीलियम ये मेरे पास 2He4 यही होता है, दो प्रोटॉन होते हैं, दो न्यूट्रॉन होते हैं और दो इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ये इसका मैंने यहाँ पे एटॉमिक नंबर और ये मास नंबर लिखा। इसमें से आप क्या करें, दो इलेक्ट्रॉन निकाल दें तो इस पे चार्ज कितना आ जाएगा 2+। इसको हमने बोला अल्फा पार्टिकल। ठीक है, ये अल्फा पार्टिकल है, इसको नहीं, न्यूट्रल वाले को नहीं बोलते अल्फा पार्टिकल। जब इलेक्ट्रॉन निकाल देते तो उसको अल्फा पार्टिकल बोलते हैं। ठीक है, चलिए, तो यहां पर रिएक्शन क्या हुई है, बेरिलियम की रिएक्शन कराई, एटॉमिक नंबर 4, मास नंबर 9, इसकी बेरिलियम की शीट थी, उसकी रिएक्शन हमने अल्फा पार्टिकल से कराई जब 2He और +2। ठीक है, जब ये रिएक्शन हुई तो हमने देखा कि हमें प्रोडक्ट क्या मिल रहा है, एक तो कार्बन मिला 6C12 और साथ में एक पार्टिकल और मिला जिसके ऊपर, ठीक है, जिसके ऊपर सिर्फ एक क्या बोल सकते हैं मास 1 था, एटॉमिक नंबर एक तरीके से 0 था। अब क्या ये कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है, कंजर्वेशन ऑफ मास इसको बोल सकते हैं। देखिए डिनोमिनेटर में 4 और 2 कितना होना चाहिए 6, तो यहाँ पर देखिए 6 + 0 6। डिनोमिनेटर क्या, सॉरी नीचे सबस्क्रिप्ट में जो लिख रखा है, हम जो एटॉमिक नंबर लिखते हैं, ऊपर मास नंबर जो सुपर स्क्रिप्ट में लिख रखा है वो देखिए 9 + 4 कितना होना चाहिए 13। तो यहाँ पर देखना 12 + 1 13। तो कंजर्वेशन ऑफ मास या कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी बोल सकते हैं, वो फॉलो कर रहा है बिल्कुल। जब हमने ये रिएक्शन कराई तो एक तरीके से ये क्या हुआ, यहाँ पर न्यूक्लियस के अंदर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन है वो एक्सचेंज हुए, उनमें कम ज्यादा हुआ है, मतलब ये कि रेडियो एक्टिव रिएक्शन हुई है। ठीक है, रेडियो एक्टिव रिएक्शन मतलब कोई न्यूक्लियर रिएक्शन है जिसमें नंबर ऑफ पार्टिकल जो न्यूक्लियस के अंदर है उनमें चेंजेस आए हैं। और जब इनमें चेंजेस आए तो साथ में एक पार्टिकल निकला जो 0n1, मतलब उसका अंदर प्रोटॉन तो कुछ बचा नहीं था। ठीक है, 0n1 और ऊपर उसमें क्या बचा, एक मास 1 बचा था उसका, उसको नाम दिया गया न्यूट्रॉन, यानी 0n1 को नाम क्या दिया गया, न्यूट्रॉन। यहां से जो ये एलिमेंट ऐसे निकल रहे थे और इस एलिमेंट में देखा गया कि कोई चार्ज नहीं है किसी तरह का, ना तो इस पर कोई पॉजिटिव चार्ज है ना ही कोई नेगेटिव चार्ज है। ठीक है, जब पॉजिटिव चार्ज नहीं है, जब कोई नेगेटिव चार्ज नहीं है तो उस पर जब न्यूट्रल हो गया तो ना तो वो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है, ना ही वो नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है, ना ही वो पॉजिटिव से डिफ्लेक्ट हो रहा है, ना ही वो नेगेटिव से डिफ्लेक्ट हो रहा है, ना मैग्नेटिक फील्ड का फर्क पड़ रहा है, ना इलेक्ट्रिक फील्ड का फर्क पड़ रहा है। मतलब ये पता लगा कि जो भी पार्टिकल यहाँ से निकल रहा है ना वो न्यूट्रल है, प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन की तरह नहीं है कि वो इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड में डिफ्लेक्ट हो रहा है या किसी तरफ किसी इलेक्ट्रोड की तरफ। तो यहाँ से पता गया कि एक्सपेरिमेंटल जो हमें पार्टिकल मिल रहा है वो न्यूट्रल पार्टिकल है और उसको नाम दिया गया इन्होंने वहीं से न्यूट्रॉन। ऐसा ही एक एक्सपेरिमेंट और करा है, उसमें भी देखा गया जैसे एल्यूमिनियम है, 13 एटॉमिक नंबर, 27 एटॉमिक मास है एल्यूमिनियम का। जब उसकी रिएक्शन अल्फा पार्टिकल्स, अगेन एल्यूमिनियम शीट के साथ अल्फा पार्टिकल्स की इसके रिएक्शन कराई तो अगेन यहाँ पर ऑब्जर्व हुआ कि फॉस्फोरस तो हमारा एक कंपाउंड बना और साथ में इसके भी क्या निकला, न्यूट्रॉन निकला है। ठीक है, जनरली ये फर्स्ट वाली रिएक्शन ही आप देखोगे, ऑब्जर्व करोगे, फिर भी एक रिएक्शन बता दिए। सेम देख सकते हो, कंजर्वेशन ऑफ मास 13 + 2 15 होना चाहिए, तो इधर देखिए 15 है, और 27 + 4 कितना होना चाहिए 31, तो 30 इधर और +1 इधर, तो ये 31। ठीक है, यहाँ से भी न्यूट्रॉन हमें मिला दे। चलिए, तो इसको वीडियो पॉज करें, कॉपी करें। ठीक है, तो वही लिखा है इसके बारे में जो भी समझा है बस। न्यूट्रॉन वर नॉट डिफ्लेक्टेड बाय बोथ मैग्नेटिक एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, इंडिकेटिंग दैट दे आर न्यूट्रल पार्टिकल्स, दैट इज चार्ज लेस पार्टिकल, दैट इज चार्ज इज 0, मतलब उस पर कोई चार्ज नहीं है या चार्ज है तो 0 बोल सकते हैं हम। तो ये एक तरीके से न्यूट्रल पार्टिकल था क्योंकि इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में जब ऑब्जर्व करा तो किसी तरह का कोई डिफ्लेक्शन नहीं था। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखा है, द मास ऑफ न्यूट्रॉन इज फाउंड टू बी स्लाइटली हायर देन द प्रोटॉन।
इट इज फाउंड टू बी, ठीक है, 1.675 इंटू 10⁻⁻24 और 1.675 इंटू 10⁻⁻27 kg, ठीक है। तो ये पहले भी हम मोल कॉन्सेप्ट में या हम सब बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री पहला जो चैप्टर था हमारा उसमें भी ये बात कर चुके हैं कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास अगर हम एग्जैक्टली कंपेयर करने जाए तो न्यूट्रॉन का मास स्लाइटली ज़्यादा होता है किससे, प्रोटॉन से। तो सबसे ज़्यादा मास होता है न्यूट्रॉन का, उसके बाद होता है प्रोटॉन का, और इलेक्ट्रॉन का मास तो काफ़ी कम होता है। बट वो जो डिफरेंस है बहुत ज़्यादा तो नहीं होता है, इसलिए हम ऑलमोस्ट प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास क्या मान लेते हैं, कैलकुलेशन में सेम ही मान लेते हैं। बट हाँ, ये ऑब्जर्व जरूर किया गया था कि न्यूट्रॉन का जो मास है वो प्रोटॉन से ज़्यादा होता है, स्लाइटली 1.675, ठीक है, ग्राम और केजी में वैल्यू लिख दी है, ठीक है। और E/m की इसकी जो वैल्यू निकालो, जैसे अब होता है बच्चों के सर कैथोड में भी निकाली, कैथोड रे एक्सपेरिमेंट में इलेक्ट्रॉन के लिए, एनोड रे एक्सपेरिमेंट में भी निकाली प्रोटॉन के, तो इसमें भी निकाल दो, कोई दिक्कत नहीं। बट इसका तो चार्ज ही जीरो है, तो E/m की वैल्यू, मास तो इसका है लेकिन चार्ज जीरो है, तो क्या आएगी, E/m की वैल्यू यहाँ पर क्या आएगी, जीरो आएगी। तो कभी एग्जाम में आपसे पूछ ले किसी कॉम्पिटिशन में, तो आप ध्यान रखना प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के लिए तो E/m की वैल्यू मिलेगी, लेकिन न्यूट्रॉन के लिए वो वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, ठीक है। चलिए, तो इसको कॉपी कर ले वीडियो पॉज करके। चलिए, तो इस तरीके से हमने अब यहाँ तक तीन जो हमारे फंडामेंटल पार्टिकल्स होते हैं एटम में, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, उसकी डिस्कवरी और उससे रिलेटेड जो भी थ्योरीज थी, एक्सपेरिमेंट थे, कॉन्सेप्ट थे, ठीक है, वो सब चीज़ें हमने डिस्कस कर ली। इससे आगे हम बढ़ेंगे हम एटॉमिक मॉडल की तरफ, ठीक है। चलिए, ओके, थैंक यू क्लास।